थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे। हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे थे। अब जो वीडियो है ना आज का पार्ट 2 में आ जाएगा, पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके, ठीक है? थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम आ गया था। इस कारण कारण से पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, महिलाओं को लेकर हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उस पे बात करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति नारी शक्ति को सर्वोच्च माना गया है। बिल्कुल, ये सही बात है। और समाज को प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नारी। भारतीय परंपरा में स्त्री सदैव प्रथम रही है और पूजनीय रही है। बिल्कुल सही है। नारी को शक्ति, ममता और त्याग का प्रतीक माना गया है। ये भी सही है। सभी के लिए दृष्टिकोण, उनका ममता, उनका सेवा का भाव, उनकी सहन शक्ति, हर स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण, इस सबसे महिलाओं को केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी कहना सही बात है कि 8 मार्च को ही महिलाओं के बारे में क्यों बात करें हम लोग। 364 दिन भी तो है हमारे पास। तो ये चीज झलकना चाहिए। ठीक है, देखिए, राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना को यहाँ पे लॉन्च किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। फिर जो केंद्रीय स्तर पे जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ मातृ वंदना योजना, फिर राज सखी योजना, फिर बजट में महिलाओं को लेकर जो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन करना, ये तमाम प्रयास के कारण जो है महिलाओं को वहाँ पे उत्थान देखने को मिल रहा है। अगर और प्रयास में करें यहाँ पे, तो कलिका पेट्रोलिंग यूनिट करके यहाँ पे जो है एक प्रयास किया गया है। निर्भया फंड है ना, उसके तहत जो स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों पे लाइटिंग करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, फिर ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में त्वरित प्रक्रिया के लिए एक दल बनाना, तो ये सब बेहतरीन प्रयास है। बाकी राज्यों को भी यहाँ पे ये चीज को लागू करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, तो महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है और बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए प्रमुख कदम पर चर्चा करें। आप लोग क्या कीजिएगा, महिला सशक्तिकरण का तो अर्थ सेम ही रहेगा। जैसे कोई यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लीजिएगा, राजस्थान के बारे में बात कर लीजिएगा अपना। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को पढ़ना है। तो बिहार को लेकर हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला, मुझे लगता है कि महीना भर का समय बच रहा होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या करना है, सक्षम बनाना है हर क्षेत्र में, जिसमें वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और निर्णय लेने में भागीदारी कर सके। आपने देखा होगा जैसे कि प्रधानपति का कॉन्सेप्ट बिहार में और अन्य राज्यों में भी आपको देखने को मिलता है। प्रॉक्सी जो है ना, पुरुष के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। लोग क्या करते हैं, महिलाओं को तो जिता देते हैं, लेकिन उसके एवज में खुद पुरुष वहां पे वर्चस्व बना के रखते हैं। इसी को बोलते हैं प्रधानपति कल्चर, या महिला प्रॉक्सी। ठीक है, या पुरुष प्रॉक्सी को बोलते हैं। बिहार सरकार ने महिला के उत्थान के लिए कई पहल की है। जैसे बिहार सरकार ने, जैसे कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, महिला उद्यमिता योजना, पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका योजना, और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुधार किया है, और जिसमें बिहार के महिलाओं की स्थिति सशक्त हुई है। तो ये सब चीजें आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। ये है हमारे गृह मंत्री। इन्होंने कहा कि भाषा के मुद्दे पर जो है ना, इन्होंने जो मुख्यमंत्री है कहाँ के, तमिलनाडु का, उनको यहाँ पे जवाब दिया कि आप जो है ना मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप अंग्रेजी में क्यों, तमिल में पढ़ाइए ना। आप अपनी भाषा को लेकर इतना जब सक्रिय हैं, तो उसको लेकर पढ़ाइए। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला। कुल मिलाकर जो है यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, इसी को लेकर विवाद है। तो आइए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछता है देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करना है, और भारत की शिक्षा प्रणाली के सुधार की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है। कैसे, तो प्रावधान के बारे में बात कर लीजिए। स्कूली शिक्षा में यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। जो 10+2 जो प्रणाली था, उसको 533+4 के मॉडल पे लागू किया गया है। मातृभाषा में यहाँ पे जोर दिया गया है। जो प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में होना चाहिए। बहु विषय पे यहाँ पे जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए लचीलापन और क्रेडिट बैंक प्रणाली पे बात की गई है। मूल्यांकन प्रणाली को यहाँ पर जोर दिया गया है। रटने के बजाय जो व्यवहारिक ज्ञान है उस पर जोर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा की ओर यहाँ पे कदम उठाया गया है, जैसे कि ऑनलाइन और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया गया। ओके, इंपॉर्टेंस देखते हैं, महत्व देखते हैं। समावेशी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए काफी ये महत्वपूर्ण है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उसके अनुरूप जो कौशल है उसके लिए मजबूत हो जाएगा ये। शिक्षा में नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग
विदेशी मुद्रा भंडार, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स और मेंस में खूब देखने को मिलता है। बीपीएससी में तो भर भर के पूछता है इससे, यूपी पीसीएस में भी, ठीक है। और अगर बात करें तो अभी भारत का कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 638 है। इसमें 4 मदे शामिल होता है। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होता है, एक और होता है आपका एसडीआर, एक होता है आईएमएफ के पास रिजर्व है, ठीक है। तो अभी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि अभी जो अंतरराष्ट्रीय जो घटना है उससे भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इफेक्ट कर रहा है। आइए मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, क्या होता है और इसके घटकों और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा संचित विदेशी परिसंपत्तियां होती है। जो फॉरेन एसेट होता है उसका संचय किया होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, जो आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है। तो इंपॉर्टेंस पता चल गया कि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में इंपॉर्टेंस होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में यह भंडार कौन करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित रहता है। इसके प्रमुख घटक हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति हो गया, स्वर्ण भंडार हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और में आरक्षित कोटा हो गया, और विशेष आहरण अधिकार, इसको एसडीआर बोलते हैं। यह रुपये के मूल्य की स्थिरता बनाए रखने में, भुगतान संतुलन को बनाए रखने में, आयात को वित्त पोषित करने में और वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अर्थव्यवस्था की मजबूती होती है। तो हम लोग इसके घटक पे बात कर लिए और इसके महत्व पे बात कर दिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही हम आपका रिक्वेस्ट को देखेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगना है, बस आपको अच्छे से चीजों को रिवीजन करना है और जुड़े रहना है। जलवायु परिवर्तन को लेकर अभी मुद्दा क्या हो गया कि जो पेरिस क्लाइमेट था उससे अमेरिका बाहर हो गया। आज भी न्यूज में छपा था, कल भी आया था। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर मेंस में प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इससे जो है ना, जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप कंट्री, उनके लिए दिक्कत हो गया कि अब फंड कौन देगा। जब डेवलप कंट्री बाहर हो जा रहे हैं तो फंड कौन देगा? तो यहाँ पे जो डेवलप कंट्री जो बाकी बचे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसको पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए COP29 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान बाकू में। और COP30 कहाँ पे होगा? ये होगा आपका ब्राजील में, अमेजन में, याद रखिएगा, 2025 का, ठीक। मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए। अमेरिका द्वारा पेरिस समझौता से हटने से जो विकासशील देश हैं, विशेषकर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो हटा है अमेरिका पेरिस क्लाइमेट से, उससे जो है विकासशील देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली भारत पे, क्योंकि भारत में विकासशील देश है, चर्चा करना हमको। तो अमेरिका के पेरिस समझौता से हटने से जो विकासशील देश है ना, विशेषकर भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे? इससे जलवायु वित्त पोषण में कमी आएगी। जो वित्त पोषण करना था डेवलप कंट्री को, वो लोग नहीं कर पाएगा। जिससे हरित ऊर्जा परियोजना, क्योंकि वित्त रहेगा, फाइनेंस रहेगा, तभी ना हम हरित ऊर्जा परियोजना और जलवायु अनुकूलन जो योजनाओं को जो है झटका लगा है, ठीक है। अमेरिका द्वारा कार्बन उत्सर्जन कटौती की प्रतिबद्धता छोड़ने से जलवायु संकट बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका जो है ना और चाइना, सबसे ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करता है वो अमेरिका करता है, दूसरे पे चाइना आता है। जिससे भारत जैसे देशों को अधिक प्रदूषण और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। कर वो रहा है, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहा है? अमेरिका। लेकिन झेलेगा कौन? जो अंडर डेवलप कंट्री है वो लोग, जैसे कि भारत। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग कमजोर हुआ है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्ति में बाधा आई है। हालांकि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्य पर काम किया है, लेकिन वैश्विक जलवायु परिभाषा को धक्का लगा है। तो ऐसे चीजों को लिंक करना है। अब बात कर देते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। कल भी मैंने बात किया था, क्योंकि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे न्यूज में रहते ही है कई कई बार, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? और ये लोकतंत्र की शक्ति को संतुलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है। इसकी आवश्यकता और लाभ, संभावित चुनौतियों का मूल्यांकन करें। आवश्यकता क्यों है इसका, जुडिशियल एक्टिविज्म का? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका अपने कामों को अच्छे से नहीं करती है। संवैधानिक मूल्य की रक्षा करने के लिए हमको चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म। नागरिक के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा करने के लिए चाहिए। लाभ क्या होगा इससे? तो न्याय तक पहुंच होगा, विधायिका और कार्यपालिका पे नियंत्रण कर सकेंगे हम लोग, और विधायिका और कार्यपालिका जो है अच्छे से काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र अधिकार में रह के। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय दिलाने में जो है काफी ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चैलेंजेस। चुनौती क्या हो जाएगा? न्यायपालिका की अति सक्रियता से शक्ति संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप का खतरा और जवाबदेही के क्या होगा यहाँ पे?
कमी होगा। अब बात करते हैं रसिया यूक्रेन संकट के बारे में। तो रसिया यूक्रेन संकट से ऊर्जा संकट को लेकर भारत काफी चिंतित है। उसका मूल्यांकन करना कल भी हम लोग डिस्कस किया था। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हो रहा है। कोयले की बढ़ती मांग के कारण यहाँ पे जो है ना वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ भारत को बढ़ना होगा और उसके लिए फंड चाहिए। फिर यहाँ पे गैस और तेल की जो कीमत बढ़ रही है ना, उससे आपूर्ति बाधित हो रहा है। भू राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी देश जो है ना, रूस पर प्रतिबंध और भारत पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नीति और प्रयास क्या है? तो रूस से हम लोग सस्ते में जो है ना तेल को आयात किए हैं। कल हमने देखा था 112 अरब यूरो में किए थे हम लोग। फिर नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं। सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन योजना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आत्मनिर्भर भारत मिशन की हम लोग बढ़ रहे हैं ताकि घरेलू तेल और गैस का उत्पादन खुद कर सके। विविधीकरण रणनीति पे काम कर रहे हैं। मध्य एशिया और अमेरिका जैसे ऊर्जा जो है तमाम क्षेत्रों में हम लोग अपने ऊर्जा संकट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास और पर्यावरण को लेकर कल हमने डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं। चुनौती क्या है? औद्योगिकरण से जो है ना हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है। औद्योगिक जो गतिविधियां है ना, उससे वायु, जल, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। यमुना का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। वनों की कटाई को लेकर शहरीकरण को तो प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। बुनियादी ढांचा के विकास के नाम पर जो हम अपनी जैव विविधता को नाश कर दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाउस जो गैस है, उसके उत्सर्जन से वैश्विक तापमान देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की अति दोहन से क्या हो रहा है? कोयला, खनिज, जल संसाधनों का अत्यधिक खपत हो रहा है। तो जो हमारे भविष्य में आने वाले जो जनरेशन है, उसके लिए संसाधन ही नहीं बचेगा। समाधान क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। सौर, पवन, जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना होगा। संवहनीय शहरीकरण में हरित भवन, सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिकता देना होगा। पर्यावरण कानूनों की अगर सख्ती से पालन करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण और तंत्र मजबूत करना होगा। सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना होगा, जैसे कचरे का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग पे जोर देना होगा। एआई पे बात कर लेते हैं। ये भी न्यूज़ में बहुत चल रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं। एआई के उपयोग और उसकी चुनौतियों पर चर्चा करें। एआई का उपयोग जो है हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमारियों को पता लगाने में, दवा अनुसंधान में, रोबोटिक सर्जरी में करेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्मार्ट क्लासरूम, व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव को सीख सकेंगे हम लोग। कृषि में हम लोग फसल निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, स्मार्ट खेती की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे शासन जो है ना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, साइबर सुरक्षा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वाणिज्य और उद्योग की अगर बात करें तो ऑटोमेशन, ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण की ओर हम लोग मूव करेंगे। चैलेंजेस क्या है? इससे रोजगार संकट होगा। देखिए ऑटोमेशन को अपनाएंगे, जो पारंपरिक जॉब है वो खत्म हो जाएगा। नैतिकता और गोपनीयता की जो है यहाँ पे काफी मसला आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, और हमारे जो सरकारी संस्था है उस पे भी यहाँ पे हमला देखा गया है, साइबर हमला। तकनीकी और संरचना की कमी, हमें उच्च स्तरीय तकनीक की जरूरत है, कौशल की कमी है हमारे पास। न्यायिक और कानूनी पहले की अगर बात करें, एआई से जुड़ा हुआ जितना भी कानून है अस्पष्ट है। उच्च लागत, एआई के विकास के लिए हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो कि लागत को बढ़ा दे रहा है। तो ये जो वीडियो है ना 2 पार्ट में आ जाएगा। थोड़ा-सा तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो छूटे नहीं, डेली एनालिसिस हो। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जो कि वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।